हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज एक बार फिर हम अमरीश मिश्रा जी से बात कर रहे हैं। आप लोग उनको काफी पसंद करते हैं, बार बार आप रिक्वेस्ट भी करते हैं, हमें बताते हैं कि उनसे बात कीजिए। हर कदम पर उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत अलग होती है, बहुत खास होती है, गहराई के साथ होती है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अमरीश मिश्रा जी के 2 यूट्यूब चैनल बंद हो चुके हैं इस वक्त। अमरीश मिश्रा स्पीक्स टू, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उस पर आप जाकर के उनके बाकी और वीडियोस देख सकते हैं, उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम जिन इश्यूज पर बात करेंगे वो ये कि जंगबंदी कैसी चल रही है। हमास ने फिर से एक तरह से मजबूती से वापसी दिखाई है। इजरायली मीडिया में इजराइल की हार का चर्चा है और बाकायदा स्टैटिस्टिक्स के साथ है। क्या कुछ है, आने वाले वक्त में क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या वाकई मजबूती की तरफ बढ़ रहा है, सीरिया के जाने के बावजूद अब आगे आने वाले वक्त में क्या हालात बन सकते हैं, वो बहुत ही अहम है। क्या इजराइल प्री अक्टूबर 2023 जा सकता है? क्या उसी तरह से ताकतवर हो सकता है? ये तमाम सवाल आते हैं जो हर एक के जहन में उठ रहे हैं कि इतनी लंबी जंग का किसको फायदा, किसको नुकसान हुआ। ये सारी चीजें समझने की हैं। अमरीश मिश्रा जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि ये जंगबंदी के फौरन बाद हमास के लोग मजबूती से खड़ा हो जाना और एक ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, वो फिर मजबूती से आ रहे हैं। उनकी म्युनिसिपैलिटी, उनकी पुलिस और अपना पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। उधर ख्वाब देखी जा रही है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी की तरफ से एक बयान आ गया था कि हम तैयार हैं गाजा की सरकार चलाने के लिए। क्या कुछ है, किस तरफ जा रहे हैं हालात? देखिए, ये असल में अभी तक जो हम लोग जिन चीजों पे बात कर रहे थे वो जंग से संबंधित थी। अब 19 जनवरी को, और सीजफायर 15 जनवरी को अनाउंस हुआ था, फिर 19 जनवरी को उसका फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ है। जानकारी लोगों को थोड़ी दे दें कि 3 इजरायली होस्टेजेस रिलीज हुए हैं, तीनों महिलाएं, और 90 फिलिस्तीनी रिलीज हुए हैं। उसमें भी सिर्फ महिलाएं और 18 साल से कम, यानी माइनर्स। कुछ लड़के भी हैं जो 18 साल से कम है। अभी केवल इतना हो, 3 इजरायली होस्टेजेस, 90 फिलिस्तीनी, उसमें भी महिलाएं और माइनर्स। अब नेक्स्ट संडे को, यानी जो अभी आने वाला संडे है, मेरे ख्याल से 26 जनवरी को, तो 25 जनवरी की रात से वो शुरू हो जाएगा। उसमें हमास 33 और होस्टेजेस को छोड़ेगा, जिसमें अधिकांश महिलाएं हैं, कुछ पुराने, मतलब कुछ ज़ईफ लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो घायल हैं वो। और उसके बदले इजराइल भी देखिए इस बार बड़े लेवल पे, मतलब जो जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, 296 कम से कम फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। और इस बार ऐसे कैदी छूटने वाले हैं जो लंबी उम्र कैद की सजा काट चुके हैं और जिसको लेके इजराइल बहुत नर्वस है। इसीलिए वेस्ट बैंक पे देखिए हमला हुआ है, क्योंकि उसमें से बहुत सारे लोग वेस्ट बैंक के हैं, मरवान बरगूती से लेके और बड़े बड़े नाम। और इजरायली मीडिया ये कह रहा है कि भाई ये क्या हो गया, अभी आप अगर इन लोगों को रिलीज करोगे, और ये जो हमास की डिमांड थी हमेशा कि जो हमारे वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स लंबे समय से जो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं उनको रिलीज किया जाए, इसी बात पे नेतन्याहू ने कई बार वीटो किया था सीज फायर डील को। ये एक बात थी। दूसरी जो नेतन्याहू की बात थी कि हम नेज़रिम कॉरिडोर, फिलाडेल्फी कॉरिडोर से विड्रॉ नहीं करेंगे। और इस पे देखिए मई में और जुलाई 2 तक जो बाइडेन प्रपोजल था उसको लोग, ये मतलब उसी समय हो जाता है इस चीज को। तो जो गेरो ईलैंड हैं, जिन्होंने जनरल्स प्लान इंप्लीमेंट किया, बहुत ही क्रूर, नॉर्थ गाजा में, जिनका ब्रेन चाइल्ड था वो, उन्होंने कहा कि भाई हम लोग जुलाई में ही डील कर लेते, या 27 मई 2 जुलाई जो 2 डेट्स आ रही हैं कि उसमें यही प्रपोजल्स थे। अगर इन्हीं सब चीजों को मानना था तो उस समय ही मान लेते। लेकिन नेतन्याहू ने हमेशा एक अड़ंगा लगाया और इतने लोगों को हम बचा लेते। और तो देखिए अभी क्या है, 2 चीजें हो रही। अब एक तो गाजा का जो शासन लौटा है, देखिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल और मिलिट्री ब्लो है इजराइल को, कि जिस हमास को वो खत्म करने गए थे, एलिमिनेट करने गए थे, जो उनका वॉर ऑब्जेक्टिव था, टू एलिमिनेट हमास। इट वाज नॉट जस्ट टू क्रश हमास, इट वाज टू एलिमिनेट।
हम कह रहे हैं कि इवन अगर क्रश हमास होता तो कम से और एलिमिनेट आप नहीं कर पाए तो ये तो इंश्योर करते कि हमास की सरकार ना लौटे। आपने तो वो काम कर दिया कि हमास की सरकार जस की तस लौट आई है। उसके जो आपने पुलिस के 1400 लोगों को मारा, पुलिस पर्सनल प्लस सिविक ऑफिशियल्स को आपने मारा, हेल्थ वर्कर्स को आपने बहुत भारी मात्रा में मारा, सारा का सारा स्ट्रक्चर हमास ने 3 दिन में खड़ा कर दिया। ये कैसे हो सकता है? 15 जनवरी तक मतलब लड़ाइयां हो रही थी बेत हनून में। आखिरी ऑपरेशन 15 जनवरी के सुबह हुआ था जिसमें 4 इजरायली सोल्जर्स मारे गए थे। युद्ध उस तरह से चल रहा था और अचानक नेत्जरीम कॉरिडोर से विड्रॉल शुरू हो गया, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से विड्रॉल शुरू हो गया और 15 से जो 19 जनवरी को जो हमास 3 होस्टेजेस को लेके आया, 3 हंसती हुई महिला होस्टेजेस जिन्होंने गाजा के बैग्स कैरी कर रही थी, जो वो छोड़ सकती थी। जब एक बार वो रिलीज हो गई, रेड क्रॉस को दे दिया उनको हमास के फाइटर्स ने, तो वो छोड़ सकती थी। उसमें से एक महिला फिलिस्तीनी झंडे का कॉलर पहने थी और ये सब और तीनों इतनी ऐसा हंस रही थी। उनको ऐसा नहीं है कि उनको हमास ने कोई उनके कनपट्टी पे बंदूक रखी हुई थी कि आप हंसो, ऐसा तो कुछ था नहीं वहां पर। अच्छा, गाजा बैग्स जो थे वो उसमें सुविनियर्स थे, कुछ हमास के बारे में, कुछ गाजा के लोगों के बारे में, जो उन्होंने बहुत ही खुशी खुशी स्वीकारा। उसके बाद देखिए जो 90 फिलिस्तीनी रिलीज हुए उसमें जो महिलाएं रिलीज हुई हैं उन्होंने बहुत ही दर्दनाक कहानी बताई। अब वो जो जैसे वो जो एक महिला जर्रार है जो कि पीएफएलपी की सीनियर लीडर, जब वो अरेस्ट हुई थी तो उनके बाल काले थे, जब वो बाहर आई हैं तो बाल सफेद हैं और वो कोई बहुत लंबी अवधि के लिए नहीं गई थी। उसी की तरह कई महिलाएं ऐसी कुछ जर्नलिस्ट थी, कुछ लिखने पढ़ने वाली थी, बहुत सारी महिलाएं जो रिलीज हुई हैं बहुत वोकल उन्होंने उस चीज को उन्होंने कहा। और कुछ सोशल मीडिया पर्सनालिटीज भी हैं, वो भी अरेस्ट हुई थी, वो भी रिलीज हुई हैं। तो उन्होंने कहा कि जो पूरी एक अंदर थी हर तरह से उनको ह्यूमिलेट करने की, सेक्सुअली मोलेस्ट करने की, हर तरह से उनको नीचे दिखाने की, हिजाब उनको नहीं पहनने देने की, उसके बाद खाना नहीं देने की, वो स्टार्व करने की और बीटिंग्स, हर रोज वहां पर बीटिंग्स होती थी। ये मेल सोल्जर, मेल प्रिजन गार्ड्स भी करते थे, फीमेल प्रिजन गार्ड्स भी करती थी। ये सारी जो हैरोइंग डिटेल्स हैं ये देखिए सामने आई हैं और ये पूरी दुनिया इस चीज को सुन रही है, देख रही है। और इसमें देखिए हमास का नैरेटिव पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो गया। तो जो मैं कह रहा था कि जब हमास 3 इजरायली होस्टेजेस को लेके आया, उसके बाद जो जन सैलाब उमड़ा, पूरे गाजा में लाखों लोग सड़क पे आ गए। आपको विश्वास नहीं होगा कि ये वही जगह है जहां पर पूरा डिमोलिशन एक तरह से हो गया है, पूरा एक मतलब मलबों का शहर हो गया है और एकदम खाली दिखाई पड़ता था, कोई दिखाई नहीं पड़ता था दूर दूर तक। इजरायली सोल्जर्स खुद कहते थे जब वो जाते थे कि हमको तो कोई दिखाई नहीं पड़ता है, एक हफ्ता गुजर जाता है, कुछ दिखता नहीं है, अचानक हमास हमला करता है, सिविलियन बहुत कम दिखते। अब इस माहौल में अचानक आपको लाखों सिविलियंस भी दिख रहे हैं जो साउथ से नॉर्थ भी आ रहे हैं। आपको उसी मतलब 3 तारीख, ये 19 तारीख को ये हुआ, 20 जनवरी को हमास के पुलिस ऑफिशियल्स अपने यूनिफॉर्म में तैयार थे। पूरी के पूरे उन्होंने जितने भी पुलिस स्टेशन हैं जो इस तरह की चीजें हैं वो उन्होंने उस पर काम संभाल लिया। म्यूनिसिपैलिटी ने अपना काम शुरू कर दिया, लोग अपने घरों को लौटने लगे। बहुत लोगों के घर बर्बाद हो गए, उनके लिए टेंट्स लगाए गए हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। वो सब हमास ही कर रहा है क्योंकि उसकी सरकार है। और हमास ने ये भी कहा है कि हमें सरकार चलाने का कोई उस तरह का शौक नहीं है। हमने पता को भी मतलब पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को भी हमने इनवाइट किया था कि एक नेशनल सपोर्ट कमेटी बने, जो नेशनल सपोर्ट कमेटी यहाँ पर गाजा की सरकार चलाए। और इजिप्ट में बात भी हुई थी और फतेह के रिप्रेजेंटेटिव, फतेह यानी जो फतेह महमूद अब्बास के साथ है, एक फतेह हमास के साथ, उसमें स्प्लिट हो गया है। तो महमूद अब्बास के साथ के लोगों से इजिप्ट में बातचीत हुई थी, लगभग तय हो गया था, लेकिन महमूद अब्बास ने उसको तारपीडो कर दिया और उसके बाद वो जेनिन में उसने घेरा डाल दिया, जिसपे हम अभी बाद में आएंगे। अभी देखिए जो बात हुई है कि हमास ने कहा है कि अभी जो सरकार चल रही है वो सारे पैलेस्टीनियन फैक्शंस मिलके चला रहे हैं, मतलब एक गठबंधन की सरकार। और इस चीज को बहुत लोगों ने नोट नहीं किया क्योंकि अब वॉर को देख रहे थे, अचानक राजनीति शुरू, मतलब क्योंकि ये सब पॉलिटिकल चीजें हैं और मतलब पॉलिटिकल इन अ पॉजिटिव सेंस। और वो जो एक गठबंधन उन्होंने बनाया है हमास ने,
जो लड़ाई के समय भी था, सारे फैक्शंस का जॉइंट ऑपरेशन रूम था। ऐसे ही आपको जान के ताज्जुब होगा कि जॉइंट ऑपरेशन रूम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी बना है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी जॉइंट ऑपरेशन रूम बना है, जिसमें सारे फैक्शंस जो हैं, जो भी 7 और 8 लड़ रहे हैं, और अभी तो वेस्ट बैंक में लड़ाई जारी है, गाजा में, वो सब उनके जो नुमाइंदे हैं वो वहां पर है। पहले नहीं थे उस तरह से, पहले हालांकि, क्योंकि देखिए गाजा पे हमास का 2007 के बाद से रूल है। ये 2020 में लेकिन सारे फैक्शंस एक हुए, वो भी मिलिट्री लेवल पे। ये 2020 से शुरू हो गई थी प्रक्रिया, जो 2023 में आपको दिखाई पड़ी कि जो हमला 7 अक्टूबर को हुआ, उसमें पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद भी था, PFLP भी था, DFLP भी था, मुजाहिदीन ब्रिगेड्स भी थे। इस तरीके से वो लायंस डेन के भी कुछ प्रतिनिधि थे। इस तरह से सारे के सारे, उसमें अलक्सा मार्टियर्स ब्रिगेड के जो फतेह के लोग हैं वो भी थे। तो ये जो पूरी एक जो सिचुएशन 7 अक्टूबर को थी, जिसमें जॉइंट मिलिट्री अटैक हुआ, आज हम देख रहे हैं कि आज जो 20 जनवरी 2025 को जो हमको सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो नया अनवेल किया, उसमें ये दिखाई पड़ रहा है कि सबके सब लोग उसमें, तो ये देखिए बहुत परेशानी की बात है किसी के लिए भी। मैं तो ये कह रहा हूं कि मुझे यहाँ देख के, अगर मैं इजरायली जूते में अपने पाँव रखूं, तो मुझे समझ में आएगा कि अरे भाई ये क्या हो गया। ये तो मतलब बिल्कुल जैसे आपने कुछ ऐसा किया हो और आपने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया हो किसी को और किसी उसके खिलाफ, मतलब, और फिर वही सेना वापस आ जाए पावर में। आपने इतना सब कुछ किया, वही लोग वापस आ गए पावर में। ये जो पूरी सिचुएशन है, ये देखिए अनप्रेसिडेंटेड है। ये दिखा रही है कि इजरायली जो प्रोजेक्ट है वो इट इज डूम टू फेल, क्योंकि प्रोजेक्ट अपने मतलब, और यही इजरायली अखबार कह रहे हैं कि हमने अचीव क्या किया, हमने अचीव कॉन्क्रीट उसमें क्या किया, सिवाय इसके कि नेतन्याहू की सत्ता बरकरार है। इसके अलावा हमने क्या अचीव किया, ये कोई हमको समझा दे। हमास को एलिमिनेट हम नहीं कर पाए, हाँ यही सनवार को हमने मार दिया। इजराइल का कहना है मोहम्मद देव को भी हमने मार दिया, हालांकि हमास ने कभी कंफर्म नहीं किया उसको। उसके बाद वो मतलब आपने कुछ लोगों को मार दिया। अच्छा, उसकी बात हम जाने देते हैं, लेबनान में आपने क्या किया। हम अगर इसी पे कॉन्सेंट्रेट करें तो आपका ये अचीवमेंट रहा कि आपने उन लोगों को मार दिया। लेकिन अच्छा, हाँ, ये भी ये लोग कह रहे हैं कि आपने हजारों हमास के फाइटर्स मार दिए। लेकिन जब सीज फायर डील 15 जनवरी को हुई थी, उसी दिन एंथनी ब्लिंकन का स्टेटमेंट आया था, जिस स्टेटमेंट उन्होंने साफ कहा था, हमास वाज एबल टू रीबिल्ड इट्स कैपेसिटी एज मच एज इट हैड लॉस्ट, एज मच एज इट हैड लॉस्ट। मतलब अगर आप ये क्लेम कर रहे हो कि जो हमने 10 से 20 हजार, इससे ज्यादा क्लेम तो इजराइल कर भी नहीं रहा है, 10 से 20 हजार हमास के फाइटर्स को हमने मार दिया। हम तो सोच रहे थे 4,000 फाइटर्स को रिक्रूट किया है, अब पता चल रहा है एज पर ब्लिंकन कि 10 से 20 हजार हमास के फाइटर्स रिक्रूट हुए हैं। और ये जो उसकी आर्मी है और सिविल फोर्सेस को भी इसका मतलब है पहले से तैयार किया जा रहा था, क्योंकि अचानक 1,400 आपके, मतलब ये बॉम्बे की पुलिस की संख्या 2 लाख 3 लाख बताई जाती है, अगर उसके बताइए आप इतने सारे मार दो। यहाँ की तो पुलिस की संख्या करीब 7-8 हजार थी, उसमें से 1,400 लोग मार दिए जाए, बॉम्बे की पुलिस के 25,000 लोग मार दिए जाए, तो वो कैसे खड़ी होगी दोबारा, मुझे कोई समझाए। अच्छा, इसमें मिश्रा जी एक चीज जो आपने भी जिस तरफ इशारा दिया, वो विजुअल्स देख करके जब वो महिलाओं को छोड़ा जा रहा था, कितनी भीड़ थी सड़क पर, जो अल्लाह अकबर के नारे लगा रही थी और खुशी भी जाहिर कर रही थी कि ये कैदी वापस जा रहे हैं। और ये जो लड़ाके हमास के बेहतरीन अच्छी नई ड्रेस पहने हुए, बिल्कुल चकाचौंध, यानी पूरे मजबूत मुस्तैद जिसे कहा जा सकता है, और जो हाथ में वो सॉविनर दिए। देखिए, मैं तो इस हद तक सोचता हूं, क्योंकि हम मीडिया के लोग हैं, कि वो प्रिंटिंग मशीन भी कहीं ना कहीं काम कर रही है, वो बैग भी बन रहे हैं कहीं ना कहीं, अच्छे कपड़े सीने का भी इंतजाम वहां पर है। इतनी तमाम तबाही के बावजूद इतनी जल्दी दोबारा खड़े हो जाना, ये कोई मतलब मौजज़े से कम नहीं है। तो ऐसी हालत में अब इजराइल का मॉरल कहां रहेगा कि अब आगे हम क्या कर सकते हैं, जब हमने इतनी तबाही के बाद भी हम कुछ ना कर सके। नहीं, इनका देखिए, इजराइल में 2 स्कूल ऑफ थॉट है। एक स्कूल ऑफ थॉट तो वो है, मतलब जिसको हम कहेंगे बड़ा रिएक्शनरी और फेटलिस्ट, और मतलब एक तरह से जो
एक सैटानिक टाइप का मतलब उसको अभी क्या है कि वो भी इतना सन्न हो गया है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसको ये समझ में आ रहा है कि बस मारो, जितना मार सको फिलिस्तीनियों को मारो 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 बस। उसके बाद लेकिन जो मेजोरिटी है, जो ऑपोजिशन फोर्सेस हैं, जो इस समय सरकार में भी हैं, और देखिए आपने देखा कि अल्टीमेटली हालेवी ने रिजाइन कर दिया। उसके बाद सदर्न कमांड के जो हेड थे फिंकलमैन, जो कि 7 अक्टूबर के डिजास्टर के लिए सीधे रिस्पॉन्सिबल थे, क्योंकि गाजा डिवीजन के भी मतलब पूरा सदर्न मतलब गाजा डिवीजन सदर्न कमांड के अंडर आता है, तो उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। उसके बाद एक महिला ब्रिगेडियर मेजर उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब देखिए अगली बारी शिन बेत के चीफ रोनेन बार की, वो भी रिजाइन करेंगे। उसके बाद मोसाद के चीफ डेविड बार्निया, उनकी, ये देखिए पूरा एक सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन इसमें जो इजरायली मिलिट्री कह रही है, देखिए इजरायली मिलिट्री के बारे में बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। इजरायली मिलिट्री के आप हिस्ट्री पे जाइए, इजरायली मिलिट्री का इजरायली स्टेट को बनाने में एक एबनॉर्मल रोल रहा है। ये जो अभी आप आईडीएफ देख रहे हैं, आईडीएफ किन से बनी? आईडीएफ ये इरगुन और हगाना और इस तरह की जो आतंकवादी फोर्सेस थी, ज़ायनिस्ट फोर्सेस थी, जिन्होंने बड़े बड़े कत्लेआम किए, अंग्रेजों को भी मारा, जिसकी वजह से क्वीन एलिजाबेथ कहती थी इजराइल को मतलब इंग्लैंड रेकग्नाइज करता था इजराइल को, लेकिन क्योंकि ब्रिटिश ऑफिसर्स को टेररिस्ट अटैक्स में मारा इजरायली टेररिस्ट ने, तो क्वीन एलिजाबेथ कहती थी मैं इनको नहीं मानूंगी। अब देखिए ये बड़ी अजीब सी, लोगों को नहीं पता इस बारे में। उसके बाद तो ये लोग जो थे, ये जो पैरामिलिट्रीज थी, ये इंटीग्रेट होके इन्होंने ही आईडीएफ बनाई। तो अब सवाल ये है कि वहां की मिलिट्री और स्टेट का जो रिलेशनशिप है, भारत में भी वैसा नहीं है, पाकिस्तान वाला भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में भी मिलिट्री है, सिविल सोसाइटी और स्टेट है। हाँ, मिलिट्री टेक ओवर कर लेती है, लेकिन यहाँ तो पूरा एक बहुत ही एक तरह से मतलब ये सियामीज ट्विंस की तरह ये लोग कॉन्जॉइंड है। तो आर्मी, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो जो आर्मी है, आर्मी को ये लग रहा है कि हमको स्केपगोट बनाया जा रहा है। जो पॉलिटिकल फेलियर है 7 अक्टूबर का, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, आर्मी को स्केपगोट बनाया जा रहा है। और वही सब डिटेल्स आ रहे हैं कि 7 अक्टूबर की सुबह, जो अभी तक थोड़ा बहुत, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इजराइल का, तो जो लीक हुए वो यही हुआ है कि 7 अक्टूबर की सुबह 3 बजे जो फिंकलमैन थे, उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, उस मीटिंग में कोई फैसला नहीं हुआ। उसके बाद तो ये पूरा एक पिक्चर ये आ रही है कि इजरायली मिलिट्री को या तो इंस्ट्रक्शन थे कि वो एक्ट ना करे, और या इस तरह की स्थिति थी कि उन लोगों ने मतलब बिल्कुल ही सीडेंट्री और बिल्कुल एक तरह से छोड़ दिया। जबकि एक तरफ कहा जा रहा है ये भी कि उनको सारे सिग्नल्स मिल रहे थे, काफी दिनों से अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही थी, और कई वहां पर इजरायली मिलिट्री जो महिलाएं, स्पेशली जो महिलाएं जो पोस्टेड थी जूनियर पोजीशंस पे, वो खबरें भेज रही थी। तो अब देखिए आर्मी और इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा, क्योंकि स्केपगोटिंग अब होगी, कौन बलि का बकरा हम किसको बनाते हैं। अब ये देखिए दूसरी जो महत्वपूर्ण बात। तीसरी बात जो वेस्ट बैंक में हो रहा है, वेस्ट बैंक में देखिए जैसे ही यहाँ सीज फायर हुआ और ये सब पिक्चर्स सामने। अच्छा, एक चीज और मैं गाजा के बारे में बता दूं, जो पूरे अरब वर्ल्ड में जो हुआ है, अरब वर्ल्ड में क्या हुआ, अरब वर्ल्ड में आप देखिए तो जॉर्डन में लोग सड़क पे आ गए, जॉर्डन में अभी तक सेलिब्रेशन चल रहा है। उसके बाद सीरिया में सड़क पे आ गए, सीरिया में इस तरीके से, और उसमें एचटीएस के लोग कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि एचटीएस के लोगों ने अभी भी हमास को फॉर्मल ये कांग्रेचुलेशन नहीं भेजा। जबकि सीरिया के 8 दिसंबर के बाद हमास ने स्टेटमेंट दिया था, हालांकि हमास ईरान के साथ असद को खुद जहिया सिनवार कह गए थे कि असद के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं और असद ने हमारी मदद की, वो सारी बातें। लेकिन फिर भी हमास ने 8 दिसंबर के बाद एक मैसेज दिया था, उसने कहा था कि वी वेलकम एनी चेंज डिसाइडेड बाय द सीरियन पीपल। उन्होंने एचटीएस को वो नहीं किया था, लेकिन एचटीएस ये तो कह सकता था ना कि इट इज द विक्ट्री ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल। अगर वो जरा भी, वो हमास का नाम ना लेता, अगर उसको जरा भी एक इस तरह के अपने अरब होने पे गर्व होता, या वो इजराइल अमेरिका की कठपुतली नहीं है ये बताना होता, तो एचटीएस ये तो कहता कि इट इज द विक्ट्री ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल। लेकिन उसने ना ये कहा, ना हमास को कुछ उसने कॉन्ग्रेचुलेट किया, जबकि सारे रेजिस्टेंस फोर्सेस दुनिया भर की, उन्होंने हमास को ये कॉन्ग्रेचुलेट किया। रशिया और चाइना ने बड़ी जीत
ये मतलब बड़ी जीत बताई फिलिस्तीनी जनता की, बाकी भी लैटिन अमेरिका के तमाम देशों ने बड़ी जीत बताई। अरब मुल्कों में ऑलरेडी लोग सड़क पे आ गए, सऊदी अरेबिया तक मुझे रिपोर्ट है, जद्दा में सब जगह लोग सड़क पे आए, ओमान में सड़क पे आए, कतार में आए, कुवैत में आ गए, मतलब ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं। और आपको बताएं कि यमन तो पूरी तरह से था ही, और यमन ने अभी एज अ जेस्चर ऑफ गुडविल जो सबसे पहला हमला उसने नवंबर 2023 में किया था, गैलेक्सी लीडर जो शिप, उसकी जो क्रू, जिस क्रू को उसने बंदी बनाया था उसको छोड़ दिया एज ए जेस्चर ऑफ गुडविल, पूरी की पूरी क्रू छोड़ दी गई। और उसको आपको याद होगा कि मतलब बहुत बड़ा वो एक अचीवमेंट था यमन का, और फिर यमन जीतता चला गया, और आज तक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा है। तो अब देखिए, जो अरब स्ट्रीट जो है वो खुश, और उसमें मैं आपको वेस्ट बैंक में आने के पहले एक चीज और बता दें। अभी आज देखिए, आज क्या तारीख है? आज है 23 जनवरी 2025। 21 जनवरी 2025 को क्या हुआ? 21 जनवरी 2025 को ये हुआ कि एक अमेरिकन सिटीजन जो कि मोरक्कन ओरिजिन का है, अरब है, मोरक्कन ओरिजिन का, लेकिन सिटीजन है अमेरिका का, वो तेल अवीव में वो 12 दिन पहले से आया हुआ था। कितने पहले से आया हुआ था ये इजराइल नहीं बता रहे हैं, लेकिन वो आया हुआ था। उसका बकायदा, क्योंकि कोई भी ऐसा अरब आता है तो उसका इंटरोगेशन होता है, एज अ टूरिस्ट वो आया था, और वो 10-12 दिन से वो तेल अवीव में था। उसका इंटरोगेशन भी हुआ, उसके सारे पेपर्स चेक किए गए, उसको अलाउ किया गया कि तुम रहो। और सीज फायर होने के बाद, 19 जनवरी का सारा कार्यक्रम होने के बाद, 20 जनवरी होने के बाद, 21 जनवरी को उसने तेल अवीव में 4 लोगों को चाकू मार दी, और बहुत बड़ा स्टैबिंग ऑपरेशन है। और वो ये ऐसी चीज है, क्योंकि बहुत सारे स्टैबिंग ऑपरेशंस और बहुत सारे ऐसे उसको हमास ने क्लेम किया, जो फिलिस्तीनियों ने खुद किए पूरे इधर 15 महीनों में जम के किए। आपको पता, एक एक इंसिडेंट सबको पता है, लेकिन इस इंसिडेंट के बारे में हमास को नहीं पता था। इसका मतलब ये है कि अरब मुल्कों में जो, आप बताइए, एक मोरक्कन, वो अमेरिका का सिटीजन, वो यहाँ आके 10 दिन रह के सीज फायर के बाद तेल अवीव में वो 4 लोगों को क्यों स्टैप करेगा? इसका मतलब, और इस चीज को हमास ने हेल किया है, और हमास सरकार में है, और ये उसके सामने, मतलब जब हमास की सरकार आ गई है, मतलब ये एक तरह से सीज फायर हो गया है, उसका एक पहला फेज हो गया है, मतलब पहले फेज का पहला दौर हो गया है, फिर दूसरा दौर है, उसके बाद परमानेंट सीज फायर होने की बात है। उसमें हमास प्रेस कर रहा है तेल अवीव के अटैक को, और उसमें वो शहीद हो गए। उसका नाम भी अब्दुल अजीज कादी नाम, बकायदा उसका सब कुछ, पासपोर्ट, ये वो कोई छुप के नहीं आया था, खुल के आया था वो, और उसने मार दिया। अब तो इसका नतीजा तो ये हुआ कि बाकायदा भर्ती हुआ हमास का होना जरूरी नहीं है। कहीं भी हमास का हमदर्द हमास वाली लाइन पर एक्शन ले सकता है। इसका तो यही चीज है। इजराइल पूरी दुनिया में इस समय खतरे में, कहीं भी उस पे, उसके सिटीजन्स पे, एक उसके आदमी पे कोई नहीं देखेगा कि वो कौन है, क्या है। इजराइल के सोल्जर्स कई जगह से भाग चुके हैं, ब्राजील से भागे हैं, अर्जेंटीना से भागे हैं, चिले से भागे हैं, श्रीलंका से भागे, जो छुट्टियां वो बनाने जाते थे, और ये इंडिया में भी आते हैं, मतलब ये मनाली और गोवा वगैरह। तो ये मैं कह रहा हूं कि कई जगह से इजरायली सोल्जर्स तो भागे हैं, लेकिन जो अरब यूथ है, अगर वो इस तरह से आके इजराइल के अंदर घुस के मारने लगा तो क्या होगा? आप ये तो कहा। मैं अब उसी पर आपसे जानना चाहता हूं, जो आपने जश्न मनाने की खबरें जॉर्डन की, सीरिया की बताई, सऊदी अरब, कुवैत, जो ये, इसका मतलब बहुत सीधा ये है कि वहां की अवाम जितने परसेंट भी है, हम ये नहीं कह रहे कि अक्सरियत उनकी है, लेकिन एक तादाद है जो फिलिस्तीनियों की हमदर्द है। अक्सरियत है ना, जैसे जॉर्डन में। जी बिल्कुल, हाँ, जॉर्डन में तो फिलिस्तीनी, बिल्कुल, बताऊंगा। तो इन हुकूमतों के लिए भी खतरा अब बढ़ रहा है क्या? ये जो अरब हुकूमतें हैं जिनकी इजराइल से दोस्ती है, जो इजराइल को सप्लाई करते रहे ये पूरी जंग के दौरान, सामान जाता रहा, क्या ये अब और खतरे में आ जाएंगी? क्या उस तरफ क्या कोई आपको इम्कान लगता है? कुछ लोग जो इशारा दे रहे हैं, नेक्स्ट तुर्की, नेक्स्ट मिस्र,
क्या ये जो जश्न मनाया गया है जंगबंदी के साथ, इससे कुछ इशारे मिल रहे हैं क्या? नहीं, ये देखिए, मैं आपको यही कह रहा हूं, मान लीजिए, फर्ज कीजिए एक ऐसा माहौल कि अभी 26 जनवरी को जो होना है, 25-26 जनवरी को वो नहीं होता है, वॉर फिर से शुरू हो जाती। लेकिन जो मैं एक बात कह रहा हूं, हालांकि मुझे पता है होगा और आगे भी ये बढ़ेगी, लेकिन मैं एक बात करूंगा, मान लीजिए वॉर शुरू हो जाती है फिर से, अब की बार देखिएगा आप, जो पूरा माहौल बदला हुआ होगा। और इस बार क्योंकि वो जो 15 जनवरी से पूरा, आप समझ लीजिए, जो 23, 24, 25 जनवरी तक का जो विंडो मिल गया 10 दिन का, उसमें हमास ही नहीं रिकूप कर गया। पूरे अरब मासेस में जो एक थोड़ा कहीं भी अगर डिफीटिज्म था या अगर ये था कि इतने लोग मारे गए, वो सब धुल गया। क्योंकि जब गाजा के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, देखिए गाजा के एक आदमी ने बहुत अच्छी बात कही, ये सिटीजन की बात है, हमास की बात नहीं है। वो सिटीजन था और वो यंग लड़का है वो, लेकिन वो लड़ने नहीं गया हमास के साथ, हमास की सेना में नहीं गया। उसने कहा कि उसने बकायदा, और ये चीज 18-19 जनवरी को, 18 तारीख को कही कि देखिए हमने 3 गोल अपने बनाए थे। अब जैसे इजराइल ने भी 3 गोल अपने बनाए थे, तो वो लड़का भी कह रहा है, अकेला लड़का है, हमने 3 अपने ऑब्जेक्टिव्स रखे थे। एक तो अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, दूसरा उसने कहा कि अपनी जमीन नहीं देंगे हम, और तीसरा उसने कहा इजराइल से हम मुखबरी नहीं करेंगे। हम तीनों में सफल रहे तो हम जीत गए। बिल्कुल। उसने कहा कि हम तीनों में सफल रहे। अब बताइए आप, ये इस लॉजिक का क्या जवाब? तो यानी वो इतनी मजबूती से डटे हुए हैं कि ना तो इजराइल के लिए मुखबरी करेंगे, ना अपनी जमीन। जी, जब अरब दुनिया ने ये देखा, क्योंकि अरब दुनिया को बताया गया था एक लाइन जो महमूद अब्बास की थी, ये पैलेस्टीन अथॉरिटी की, कि हमास ने बर्बाद कर दिया, 50,000 लोग मरवा दिए, एडवेंचरिस्ट फोर्स है, आउटलॉज हैं, उनको तो आउटलॉज कह के बकायदा वहां कैंपेन चलाया जा रहा था जनिन में। तो जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की लाइन थी, वो एक पैलेस्टीनियन जो इलीट है और प्लस जो अरब इलीट है, जो नॉन पैलेस्टीनियन है लेकिन अरब्स हैं, सिंपैथी रखते हैं पैलेस्टीनियन कॉज से, उनके भी एक बड़े मिडिल क्लास में, वर्किंग क्लास में नहीं, जो मिडिल क्लास हिस्सा है, गरीबों में नहीं, जो थोड़ा सा उसके पास आ गया है, उसके बीच भी ये चीज जा रही थी कि अरे भाई ये क्या है, फिलिस्तीनी पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, जो लाखों गाजा के लोग हैं उनकी क्या आवाज है, क्या वो उनकी सहमति है 50,000 लोग उनके मारे गए। जो वो सड़क पे आके सेलिब्रेट करने लगे, वो देबका जो डांस है वो करने लगे, जो फिलिस्तीनियों का अपना ट्रेडिशनल डांस है, और ये डांस लेबनान में भी हुआ, सीरिया में भी हुआ। और सीरिया में तो कमाल ही हो गया, जब मतलब एक पूरा जो सीरियन जो ट्राइबल डांस है वो वहां पर हुआ। ये जो सारी चीजें हुई, लोगों को हिम्मत इससे आई कि जनता साथ है हमास के। देखिए ये बहुत जरूरी चीज है, जनता साथ है और लाखों की संख्या में जनता तैयार है अपनी लाइफ को रीबिल्ड करने की, और उनके आंखों में आंसू हैं, लेकिन उनको वही जो लड़के ने कहा कि आपने अपना धर्म नहीं छोड़ा, हमने अपनी जमीन नहीं छोड़ी, इजराइल की मुखबरी नहीं की, ये 3 चीजें हमने नहीं की तो हम जीत गए। ये सेंटिमेंट है अरब स्ट्रीट का। अच्छा, ट्रंप की सरकार के आने के बाद अलग अलग लोग अंदाजे लगा रहे हैं। एक खबर आई है, अमेरिका के एक बड़े सीनियर अफसर ने यह कहा कि सऊदी अरब से नॉर्मलाइजेशन के बारे में जो बात हो रही है, उसमें फिलिस्तीन स्टेट अलग बनाने का कोई वादा नहीं किया गया है। वो नॉर्मलाइजेशन के लिए प्रेशर तो आएगा, जैसे कि 2020 में उन्होंने 4 मुल्कों को इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करा लिए। अब आपको इस बार क्या लगता है, ट्रंप क्या वो जो बीच बीच में चलने वाला आदमी होता है, इधर की भी इधर की, ऐसे चलेगा, या ट्रंप क्या फिलिस्तीनियों के हक में क्या कुछ होने वाला, क्या लगता है आपको अब तक? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी किया कल। उस वीडियो में नेतन्याहू ट्रंप को धन्यवाद दे रहा है, उसके मेरे ख्याल से कल या 21 तारीख को, वो मैंने कल देखा, तो उसमें वो पूरा जैसे ट्रेडिशनल जो नेतन्याहू की लाइन होती है कि मिस्टर ट्रंप, यू विल हेल्प अस, आई मीन you recognized Jerusalem as Israel's capital, you shifted the American embassy to Jerusalem, you did this, you started the Abraham Accords, और भी उन्होंने 4-5 चीजें बताई जो इजराइल के पक्ष में ट्रंप ने पहले 4 सालों में की। उसके बाद उन्होंने कहा कि आई एम श्योर यू विल हेल्प अस इन एलिमिनेटिंग, हमारा मतलब ये वर्ड नहीं यूज किया, उन्होंने कहा कि यू विल सी टू इट, आई एम श्योर यू विल सी टू इट दैट हमास नेवर रेजेस
its head again and that Gaza will no longer be a threat to Israel. ये उन्होंने कहा, हमास को टेररिस्ट कहा, फिर उन्होंने ईरान की बात ले आए कि ईरान, and I'm sure you will also see the threat of Iran and you will act accordingly, and we have and the axis of evil, जिसको वो axis of resistance को axis of terrorism, axis of evil का जो नेता है ईरान, उसके प्रति भी आप वही पूरा रुख अपनाएंगे. अब जब ट्रम्प ओवल ऑफिस में बैठा, उसने जो पहले वो साइन कर रहा है, उसका जो एक अधकचरा सा इंटरव्यू, उसने बहुत सारे मुद्दों पे छोटी छोटी बातें कही. गाजा के बारे में आप विश्वास नहीं करेंगे, उससे जब पूछा गया तो वो उसने तो नेतन्याहू का नाम ही नहीं लिया, उसने इजराइल का नाम ही नहीं लिया. उसने उससे पूछा, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि गाजा तो अभी डिमोलिशन साइट है, तो उससे पूरा पूछा गया विल यू हेल्प रीबिल्ड इट, उसने कहा आई माइट बट इट इज नॉट आवर वॉर, इट इज देयर वॉर. फिर उसके बोला अनमने ढंग, उसके बाद उससे पूछा गया कि और पूछा, तो उसने कहा कि इट्स अ ब्यूटीफुल लोकेशन, इट्स अ बीच, मतलब यू नो देयर इज अ बीच एंड नेचुरल रिसोर्सेज की बात नहीं की अभी, लेकिन उसने कहा देयर इज अ बीच एंड द वेदर इज वेरी गुड, बट यू नो most of the people who were ruling it are now dead and they didn't rule it well. इस तरह तो उसने एक तरह से हमास की तरह, लेकिन उसने पूरे अपनी बातचीत में कहीं भी उसने इजराइल का नाम नहीं लिया, नेतन्याहू का नाम तक नहीं लिया. ये कितना बड़ा थप्पड़ है. और इसमें आपको बता दें, हमास के जो नेता अबू मारजूक और तमाम नईम बासिम ने, इन्होंने भी इस चीज को कहा कि ट्रम्प को क्रेडिट जाना चाहिए जो फिर सीजफायर हुआ है. ट्रम्प की जो ये चुप्पी है, ये बहुत ही घातक है ये इजराइल के लिए. वो लैंग्वेज में पढ़ ही नहीं रहा है. बाइडेन की तरह बाइडेन बोल देता था कि इजराइल हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, कमला हैरिस बोल देती थी. ये आज इसको ये कहना चाहिए था कि सीज फायर हुआ है, लेकिन अभी किसी की वो नहीं हुई है. एंड यू नो आई एम वेरी हैप्पी दैट द इजरायली होस्टेजेस हैव बीन रिलीज्ड. इसने ये भी नहीं कहा, जबकि नेतन्याहू ने अपने वीडियो में कहा था कि उसको थैंक्स दिया था क्योंकि पहले 3 होस्टेजेस छूट चुके थे तब तक, तो उसने कुछ भी एक्नॉलेज नहीं किया. अब आप बताइए इसका क्या मतलब है. और वो बार बार बात घुमा घुमा के, जैसे ट्रम्प की आदत है, पहले कुछ बोलता है, उसके बाद फिर उसी चीज को दूसरे मेटाफर्स यूज करके वो कहता है. उसने मतलब कोई भी उसको सुनेगा तो उसको ये लगेगा कि कहीं ये हमारे से सीधे डील तो नहीं करने जा रहा है. ये चीज, ये उसके उसमें आपको इशारा मिलेगा कि ये तो नहीं है कि वहां पे बात तो नहीं करने जा रहा है. जी जी. अच्छा, इस नए ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का ईरान से कैसा तालमेल रहने की उम्मीद है, क्या कुछ है? इस बार वो मैक्सिमम प्रेशर के इशारे जीतने से पहले तो दिए गए थे, लेकिन अभी क्या कुछ लगता है, कैसे हालात रहेंगे? क्योंकि ईरान तो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को छोड़ने वाला नहीं है, वो उसकी मदद करता रहेगा और वो फिलिस्तीनियों के हक की बात और मस्जिद अल अक्सा की आजादी की बात से वो पीछे हटने वाला नहीं है. उनके इनकलाब की बुनियादें हैं ये, वो छोड़ने वाला नहीं है. ट्रम्प कहां तक जाएंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं. जो ईरानियन हॉक्स थे, यानी जो चाहते थे ईरान पे हमला हो, माइक पोम्पियो वगैरह, वो लोग हटा दिए गए. केवल एक मार्क रूबियो है जो अभी जो ईरान को लेके काफी एग्रेसिव रहता है, उसने भी लेकिन ईरान पे वो नहीं बोला है. अभी देखिएगा तो सारे बयानात सब कुछ यूक्रेन की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं और यूक्रेन को लेके ट्रम्प एक प्रेशर बना रहा है रशिया पे भी और इस पे भी. हालांकि ये भी कह रहा है कि पुतिन से हमारा संपर्क है, हमारी बातचीत चल रही है, ये सारी चीजें. अभी तक ईरान जो शुरू में एक माहौल बना था, इजराइल में यूफोरिया था, और अभी भी देखिए ट्रम्प ने कुछ जूइश सेटलर्स से सैंक्शन हटा दिए जो बाइडेन ने लगाए थे. उससे भी लोग ये सोच रहे थे कि इजराइल के पक्ष में चीजें जाएंगी. लेकिन कोई भी वो सारे लोग जो इजराइल के थे वो धीरे धीरे करके हटाए जा रहे हैं. और हम ये देख रहे हैं कि ट्रम्प ईरान के सवाल पे कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है. आप बताइए, जब से उसका इनॉग्रेशन हुआ है और इनॉग्रेशन में जिस तरह से अजान दिलाई गई, उसको लेके अजान वहां हुई भाई, वहां बकायदा वहां रब्बाई भी था, ऐसा नहीं रब्बाई भी था, क्रिश्चियन प्रीस्ट भी था, वहां अजान भी हुई, कुछ लोग कह रहे हैं सिख भी था. केवल
हिंदू उसमें नहीं था कोई, और उसमें मोदी भी नहीं था। तो ये जो पूरी बात है, तो वहां अजान हुई। अब ये अजान का क्या मतलब है? क्या बाइडेन के उसमें अजान हुई थी? अब आप देखो, क्या उसके पहले ये बाराक ओबामा या ट्रम्प के पहले एडमिनिस्ट्रेशन में अजान हुई थी? इसको तो बिल्कुल पहली बार, ये तो बिल्कुल पहली बार कोई सोच भी नहीं सकता था, मैं समझता हूँ। इंडिया में नहीं होता ऐसा। जब इंडिया जब कहता है सर्व धर्म समभाव, मोदी भी कहते हैं, लेकिन ये कभी नहीं देखा हमने कि जितने धर्म है उनके लोग आके वो कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं पार्लियामेंट में या ये तो अमेरिका में हो रहा है। बताइए इसका क्या मतलब है? कोई डिकोड करे ऐसे? ये देखिए, ये मैं शुरू से कह रहा हूं कि लास्ट में उसको मुस्लिम वोट मिले, उसको 3 से 4%, उसकी जो बड़ा क्रिटिकल ये होता है कि जो उसकी 3 से 4% मार्जिन थी कमला हैरिस, वही उसमें से आधे से ज्यादा मुस्लिम है। ये बात वो जानता है। देखिए, पॉलिटिशियन बेवकूफ नहीं होता है वो, और मैं बार बार कहता हूं पॉलिटिशियन बेवकूफ नहीं होता। उसके बाद पॉलिटिकल सिचुएशन पॉलिटिशियन को बदलती है, पूरा हर समय के लिए नहीं बदलती, लेकिन कुछ समय के लिए जरूर बदलती। और आप ये देखिए, हर पॉलिटिशियन की लाइफ में चाहे वो जो भी उसने किया हो, उसका वो ठीक विपरीत जा सकता है, उसमें कोई अचंभे की बात नहीं। तो ये देखिए, उसको पता है ये बात कि और उसने अपने कैंपेन के समय डियरबॉर्न, मिशिगन और वो सब जो पूरे मुस्लिम बेल्ट है, अरब मुस्लिम जहां पर हैं, उन्होंने जिस तरह से वोट किया, साउथ एशियन मुस्लिम्स ने भी वोट किया। ये जो पूरी सिचुएशन है वो भी समझ रहा है, और उसने देखिए ये चीज उसने इंक्लूड कराई, और एक मैसेज उसने देना चाहा कि हम सबके साथ हैं, हम सबके ये उसने। तो ये देखिए एक, और ट्रम्प का इसका मुझे जो लग रहा है कि वो जानता है कि ये उसका भाई, इसके बाद तो वो अब एक बार हो चुका है, इसी 4 साल है, वो अपनी लेगेसी को छोड़ना चाहता है। मेरे ख्याल से उसको कुछ चस्का ये भी लगा है कि कुछ अगर नोबेल पीस प्राइज वगैरह मिल गई हमको, ट्रम्प जैसे आदमी को, जिसको इतना गाली दी गई, जिसको इतना किया गया कि परवर्ट है ये, इसने महिलाओं के साथ ये किया, इसने इस्लामोफोबिया फैलाया, ये फैलाया, तो अब ट्रम्प के दिमाग में क्या है कि उसका बदला पूरा नहीं होगा। जो लिबरल एलीट है उसके जो बदला ले रहा है वो लिबरल एलीट से अमेरिका के, उसका बदला नहीं पूरा होगा जब तक उसको कोई पीस प्राइज वगैरह नोबेल नहीं मिल जाएगा। वो लेके रहेगा, चाहे वो और वो पूरा ये इमेज दिखा रहा है। मुझे तो अकबर के जमाने की याद आ गई। ये क्या हो रहा है यहाँ अमेरिका में? तो अकबर क्या करते, तो उसके बाद तो ये जो है, और अकबर के भी उसमें देखिए, जो फतेहपुर सीकरी जाइए, वहां पर रब्बाइज भी आते थे, रब्बाइज बैठते थे, पारसी बैठते थे, क्रिश्चियंस बैठते थे, मुस्लिम बैठते थे, हिंदू बैठते थे। वो जो पूरा उस दीन इलाही और पूरा जो डिस्कशन होता था, अभी तो ट्रम्प की इस तरह से उसने कर दिया। बताइए। अच्छा, अमेरिका की तारीख में, हिस्ट्री में ये होता रहा है कि वो आमतौर पे ट्रम्प तो ये पहले प्रेसिडेंट हैं जिन्हें एक 4 साल के बाद में गैप रहा और फिर दूसरी बार ये इलेक्ट होकर के आए। आमतौर पर कंटिन्यूटी में 8 साल रहते थे अब से पहले वहां के प्रेसिडेंट, और उसमें यह कहा जाता था कि पहले 4 साल जो होते थे उसमें वहां के प्रेसिडेंट जो थे वो इजराइल के हक में बोलते थे, दूसरे 4 साल के आधे टाइम गुजरने के बाद इजराइल के खिलाफ कुछ फिलिस्तीनियों के हक में बोलने लगते थे। और मोनिका लेविंस्की वाला मामला, क्लिंटन वाला मामला, हमें याद है कि वो क्या कुछ हुआ था। इस बार ये दूसरा जो 4 साल का इन्हें ओहदा मिला है, इसमें क्या बिल्कुल अपने आप को सेंट और सीधा और शरीफ और मजलूम का हामी बल्कि उभर सकते हैं? ये पूरी कोशिश है ट्रम्प की, यही कोशिश है उसकी, यही कोशिश है कि वो एक ट्रेडिशनल अमेरिकन वर्किंग क्लास के साथ रहे। उसकी जो मेन उसका वोट बेस था, और वो इस रूप में जाना जाए कि जिसने युद्ध रोक दी। उसको ये ऑब्सेशन हो गया है कि वो हमको युद्ध रोकते हैं। तो युद्ध रोकने का मतलब है कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जिसका ये डार्लिंग था 2016 से 2020 के बीच, ही वाज द उसी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने ही इसको बैठाया था। उसके भी खिलाफ जा रहा है। भाई, अगर वॉर्स ही नहीं होंगी तो फिर जो तमाम अमेरिकन कंपनी जितना पैसा उन्होंने बनाया है इराक वॉर के बाद से अभी तक लगातार, क्योंकि बाराक ओबामा, हिलरी क्लिंटन, ये लोग भी जाके उन्हीं की गोद में बैठ गए थे, उन्हीं नियोकॉन्स की गोद में, उसी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की गोद में। तो ये ट्रम्प लेकिन ये समझ रहा है अगर हमने वही किया
तो यहाँ पर क्योंकि उसने देखिए जो 6 जनवरी 2020 को हुआ, जो व्हाइट हाउस पे एक असॉल्ट हुआ, देखिए वो बड़ी गंभीर बात है, वो लोग समझ नहीं पाए। वो जो था वो एक अमेरिकन पब्लिक का एक गुस्सा था, और कभी भी अमेरिका के उसमें कभी हुआ नहीं ऐसा। ट्रंप ने उन सारे लोगों को बाय द वे माफ कर दिया। जनवरी से उसको कहा ही जाता है जनवरी 6 के समय जो सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए थे, सबको रिहा कर दिया। ट्रंप ये जानता है कि अमेरिकन जो जनता है वो इस समय नाराज है। अब वो नाराजगी कभी इमिग्रेंट्स पे निकलती है, कभी किसी पे निकलती है, लेकिन वो सिस्टम के खिलाफ है। अब आप सोचिए कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट डीप स्टेट के खिलाफ बोल रहा है। डीप स्टेट का पूरा कॉन्सेप्ट अमेरिका लाया दुनिया में। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का कॉन्सेप्ट है डीप स्टेट। और डीप स्टेट का मतलब है कि स्टेट बिहाइंड द स्टेट, यानी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो पूरा ये जो एंट्रेंस, और ये अभी इराक वॉर के बाद डीप स्टेट का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा दुनिया में फैल गया कि हर देश में हमारे यहाँ बात होती है डीप स्टेट की, हमारे यहाँ अरे सर ये डीप स्टेट की ही तो बात है कि ज्यादातर मुल्कों के बड़े फैसलों में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नाम का आदमी सारा काम करता है। बिल्कुल, ये और ये अभी का डेवलपमेंट है। ये तो हमारे यहाँ तो अटल बिहारी वाजपेयी से शुरू हुआ ही। उसके पहले उस तरह से कोई एनएसए या शायद नरसिम्हा राव जी के समय था कोई, मुझे याद वो जी। लेकिन ये बहरहाल रिसेंट फिनोमिना है जो दुनिया भर में के बाद का 90s के बाद का फिनोमिना है। तो ये जो पूरी एक ये है डीप, और ट्रंप डीप स्टेट के खिलाफ बोले जा अभी तक बोल रहा है। वो कह रहा है कि डीप स्टेट को हम अलाउ नहीं करेंगे गुजरा, उसको आई हैव टू मेक अमेरिका ग्रेट, यहाँ के लोगों के इंटरेस्ट को हमको ख्याल में रखना, वो सारी चीजें, वो सारा नैरेटिव जो है उसने जो क्योंकि लेफ्ट विंग का काम था इस नैरेटिव को आगे बढ़ाना, लेफ्ट विंग ने छोड़ दिया। लेफ्ट विंग के लीडर जाके उसी लॉबी के गोद में बैठ गए, तो राइट विंग के डिसेंटर्स बहुत सारे वो ये सब भाषा यूज करने लगे। तो वो भी अब ट्रंप को ये लग रहा है कि अगर हम ये नहीं यूज करेंगे, अमेरिका की जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो इसको फील कर रहे हैं और हमको वोट दे रहे हैं, तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो इसलिए देखिए ट्रंप एक नए उसको लेके आ रहा है। बहुत सारे लोग जिन्होंने बहुत उम्मीदें दिखाई थी, जैसे बैराक ओबामा वगैरह, वो खरे नहीं उतरे, उन्होंने उल्टा किया। ट्रंप जिसने पूरा एक नेगेटिव इमेज थी जिसकी, उसकी देखिएगा आप क्या होगा आने वाले दिनों में, उसका पूरा उल्टा होगा। जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो है कि हथियार वाली लॉबी के भी खिलाफ, डीप स्टेट के भी खिलाफ, और इजराइल का नाम नहीं ले रहे, नेतन्याहू का नाम नहीं ले रहे। तो इशारे तो वाकई बिल्कुल तब्दीली की तरफ हैं। आने वाला वक्त क्या होगा? कोई और खास पहलू अगर रह गया हो कुछ, अगर आप और कहना चाहें वेस्ट एशिया के सिलसिले में। जी नहीं, वेस्ट बैंक की जो लड़ाई है, वेस्ट बैंक में इजराइल ने हमला किया, अभी कल ही शुरू हुआ। और उन्होंने उसका जब हमला शुरू किया तो जो पिछले 40 दिनों से पैलेस्टीनियन अथॉरिटी घेरे हुआ था जेनिन को, तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी भाग गई, तो इजराइल जैसे ही आया। और कुछ लोग कह रहे हैं कि इजराइल आईडीएफ ने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी पे भी गोली चलाई और वो लोग पीछे हटे। उसके बाद वहां पर इन लोगों को देखिए क्या था कि जो एक कलकलिया में जो एक ऑपरेशन हुआ था अल फुंदूक में, जहां 3 हमास के रेजिस्टेंस फाइटर्स ने वीआईपी सेटलर्स को मारा था, तो उसमें से 2 जो फाइटर्स थे आज उनकी शहादत हो गई। लेकिन उन्होंने भी वहां पर इजरायली फोर्सेस के साथ कम से कम 12 घंटे गोलीबारी हुई वहां जेनिन में, बुर्किन इलाके में, और उन्होंने भी इजरायली सोल्जर्स को मारा है, क्योंकि कई हेलीकॉप्टर्स वहां से जो है हॉस्पिटल्स की तरफ गए, जो इजरायली हेलीकॉप्टर्स है। अब वेस्ट बैंक में अचानक ये क्या हो रहा है? वेस्ट बैंक में देखिए, एक तो मीडिया ऑप्टिक्स को नेतन्याहू चेंज करना चाहता है, लेकिन देखिए इसमें वही गलती नेतन्याहू कर रहा है, क्योंकि उसने ये शुरू में ये प्रचार हुआ कि गाजा की तरह अब वेस्ट बैंक को इन्वेड किया जाएगा। उसकी एक बहुत बड़ी वजह स्मोत्रिच भी है, क्योंकि स्मोत्रिच का जो बेस वोट है वो वेस्ट बैंक में है और सेटलर्स के बीच है, जूइश सेटलर्स के बीच। तो उसका ये है। अच्छा, इन लोगों ने और भी एक वहां पर करीब 12,000 दुनाम यानी 4,000 एकड़ की जमीन, एक सेटलमेंट इजराइल कुछ फिलिस्तीनियों से छीन के इकट्ठा करके लंबे समय से जो बना रहे थे, उसको ट्रंप का नाम दे दिया है। ट्रंप, उसका नाम ही होगा ट्रंप सेटलमेंट। ये भी तो इतना वो लोग मतलब वो है अपीस करने के चक्कर में। लेकिन वहां भी वही हाल है। वहां पर रेजिस्टेंस ने कहा कि जो तुम गाजा में जो तुम जीत नहीं सके, जो विजय तुम्हें गाजा में नहीं हासिल हुई, वो तुम्हें वेस्ट बैंक में कैसे हासिल हो जाएगी? ये तो जरा सोचो, इस पे
तो ये देखिए वेस्ट बैंक में तो और ज्यादा वहां पर वो हैं। हालांकि फर्स्ट सेकेंड इंतिफादा के बाद इजराइल ने जो पैलेस्टीनियन सेटलमेंट्स हैं उनको अलग थलग करके उनके बीच रोड्स बना के बहुत कुछ चेंज, क्योंकि इंतिफादा की जमीन है वेस्ट बैंक, मास मूवमेंट और आर्म स्ट्रगल वहां लंबे समय से रहा है, लेकिन मास लेवल पे गाजा वाला नहीं रहा है। अभी जो वहां पर हो रहा है, और एक चीज और आपको बता दें जो ईरान से संबंधित है, इजरायली आईडीएफ का ये कहना है कि जो एक्सप्लोजिव डिवाइसेस अभी पिछले एक, जैसे अभी ट्यूबस में घटना हुई परसों, ट्यूबस में तमूम एरिया में पूरी की पूरी इजराइल की व्हीकल उड़ गई, जिसमें एक कमांडर मारा गया, 4 सोल्जर्स मारे गए इजराइल के, और ये बिल्कुल इजराइल ने एडमिट किया। अब इजरायली कह रहे हैं कि ये जो एक्सप्लोजिव गाजा में तो जो उनको एक्सप्लोजिव्स मिल रहे थे वो तो चलिए वो हाई क्वालिटी के थे, वेस्ट बैंक में वो कह रहे हैं कि हैं ये लोकल, इनको असेंबल लोकल किया गया है, लेकिन जो एक्सप्लोजिव्स हैं वो बाहर से आए। और वो देखिए जो ईरान से जो हथियार पहुंचने की बात थी, हथियारों से ज्यादा मुझे लगता है कि वो म्यूनिशंस पहुंचे जिनसे हथियार ईरान ने बड़े लेवल पे स्पेयर पार्ट से लेके एक्सप्लोजिव से लेके ऐसी चीजें वहां पहुंचाई हैं जो वेस्ट बैंक में असेंबल हो रही। वेस्ट बैंक बहुत बड़ा इलाका है, वहां पर टनल्स नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वहां पर जो एक्सपेंस है उसको रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर सकता है। और जॉर्डन ने जब वेस्ट बैंक पे इजराइल ने हमला किया, और उस संदर्भ में देखिए इसको कि जॉर्डन में बड़े बड़े प्रदर्शन हुए, अभी तक हो रहे हैं। जॉर्डन का बयान आया, ऑफिशियल बयान जॉर्डन की सरकार का, कि ये जॉर्डन के लिए एक खतरनाक सिक्योरिटी सिचुएशन इजराइल पैदा कर रहा है। तो अब आप देखिए यहाँ स्थितियां हैं। जी, वो जब ये हिजबुल्लाह के साथ लेबनान के साथ जंगबंदी हुई थी तो और जब ये सीरिया की सरकार गिरी तो उसके बाद मैंने जब तेहरान में बात की तो उन्होंने कहा कि बहुत टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए हमास के पास भी और हिजबुल्लाह के पास भी काफी हथियार हैं, वो उन्हें कमी नहीं पड़ेगी हथियारों की। तो ये इस तरह से तैयारी, वो बिफोर टाइम ये स्ट्रेटेजिक इतना जहन आगे काम करता है कि जंग और जंग के बाद तक की भी प्लानिंग इनके पास होती है। इसी नतीजे में ये हिजबुल्लाह के लोग, हमास के लोग इतनी जल्दी जंगबंदी के फौरन बाद नजर आ रहे हैं हर जगह एक्टिव, ये उसी प्लानिंग का नतीजा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरेश मिश्रा जी, आपने हमें समय दिया। मैं अपने दर्शकों से बताऊं कि अमरेश जी पिछले दिनों विदेश में थे, वहां रहते हुए भी उन्होंने टाइम हमें दिया था और वापस आ गए, एक बार फिर उन्होंने हमें टाइम दिया, उसके हम शुक्रगुजार हैं। मैं आखिर में फिर याद दिला दूं कि अमरेश मिश्रा जी के जो नया जो YouTube चैनल है अमरेश मिश्रा स्पीक्स टू, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, उसके जरिए आप उन तक पहुंच सकते हैं, उनकी वीडियो ज्यादा से ज्यादा देख सकते हैं, उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।